हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर। एग्जैक्टली हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में स्केलर एंड वेक्टर। दोस्त, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। और दोस्तों ये टॉपिक आपका देखिए, ये टॉपिक आपका वैसे एक्चुअल में मैथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने सिलेबस देख लिया है तो आपको पता है कि आपको मैथ में जो टॉपिक पढ़ने थे वो कौन कौन सा टॉपिक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर। ये 4 टॉपिक आपको 4 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें से सबसे लास्ट यूनिट है वेक्टर। ये बहुत ही छोटा यूनिट है और इससे 8 से 10 मार्क्स का आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। दोस्तों छोटा यूनिट प्लस से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जामिनेशन में। दूसरी बात दोस्तों, इसमें मज़ेदार ये बातें हैं कि ऐसे 8 या 10 मार्क्स से मैटर नहीं करती है। इससे मैटर करती है क्या कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड है। जैसे दोस्तों इसका यूज आपको मैकेनिक्स में ही पढ़ने वाली है, यानी मैकेनिक्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा स्केलर एंड वेक्टर। दोस्तों इसके अलावा जो आपकी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स 2 है वहाँ भी आपको स्केलर एंड वेक्टर पढ़ने को मिल जाएगा हर एक चीज़ में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स होगा उसमें यूज में आएगा आपको वेक्टर का, मैग्नेटिज्म चैप्टर शुरू होगा उसमें यूज में आएगा वेक्टर का। तो कई जगहों पे दोस्तों आपके कई ऐसे चैप्टर है जहाँ पे आपको वेक्टर का यूज में आएगा, वेक्टर यूज में आएगा ही आएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो आपकी जो अब इसके बाद जो सेमेस्टर में मिलने वाली है, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट होंगे, यानी जिनको आप अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपका तो अप्लाइड फिजिक्स 2 है तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट सेमेस्टर वाला सिलेबस जब पढ़ना पड़ेगा जिसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आएगा तो उसमें भी आपको वहाँ पे भी जो चैप्टर आएगा फोर्स जो चैप्टर आएगा और मोशन जो चैप्टर आएगा उसमें भी पहले स्केलर एंड वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको स्केलर एंड वेक्टर की कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और इसको पहले हम कवर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है कि दोस्त जगह जगह पे यूज में आएगा तो हम पहले इसको पढ़ लिए रहेंगे तो हमको वहाँ अच्छे से समझ में आएगा और हम आसानी से यूज कर पाएंगे। नहीं तो बार बार आपको दिक्कत होगी वहाँ पर पढ़ने में, समझने में। इसलिए हम लोग को वेक्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ भी यूज में आएगा हम लोग उसको स्मूथली यूज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और हमें बढ़िया से आगे दूसरा कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहली बात दोस्तों एक बात जान लो कि कमज़ोर कोई भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कमज़ोर कोई भी नहीं होता और बुरा भी कोई नहीं होता है। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपकी आदत से दूसरे को दुख ना पहुँचे, कुछ भी चीज़ बुरा नहीं है। सिर्फ वह काम ना कीजिए जिससे दूसरे को दुख पहुँचे, बाकी सब सही है। और कमज़ोर कोई भी नहीं होता। कमज़ोर हमारी माहौल और इन्वायरमेंट हमें बनाती है। कैसे माहौल में रहते हो, आप कैसे काम करते हो, उस पर निर्भर करता है कि आप कमज़ोर होगी, आपके दिमागी जो हालात है, माइंडसेट लेवल कैसा बनेगा। तो दोस्त कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है और वो सब चीज़ आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे माहौल में जी रहे हो या कोई टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है, उस पर निर्भर करता है कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे सीख रहे हो। ठीक है, तो आज हम दोनों आदमी पहले खुद को समझाओ कि तुम अच्छे हो, तब जाके और खुद का रिस्पेक्ट करना पहले सीखो और खुद का रिस्पेक्ट करो फिर दूसरे का भी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि आपके अंदर से आप खुद को ही अच्छा नहीं समझोगे तो खुद में विश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसीलिए आप अच्छे हो, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। चलिए करते हैं स्केलर एंड वेक्टर का टेस्ट। तो हम लोग शुरू करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। दोस्तों सबसे पहली बात, जैसा कि एज यूजुअल आपको हम बताते आए हैं कि कोई भी चैप्टर आपको हम मैथ में पढ़ाएंगे या फिर आप भी, कि कोई भी चैप्टर ऐसे जो हम लोग लाए हुए हैं ये ऐसे नहीं आया हुआ है कि इसको आंख मूंद के मैथमेटिशियन लिख के चला गया और आप इसको स्टार्ट कर लो पढ़ना, कि वो लिख के कुछ सोचा कि अच्छा बच्चा सबको तंग करेंगे, जो बच्चा आएगा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में उसको तंग करेंगे प्लानिंग बना के। दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को नहीं पढ़ना पड़ता है, बहुत लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो वो आपको तंग करने के विचार से वो आके बना के नहीं गए हैं।
वो क्यों बना के गए हैं और ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि वो आप देखिए, पहले हमें ज़रूरत पड़ी, ज़िंदगी में समस्या आई, समस्या को सॉल्व करने के लिए हम मैथ के अलग अलग चैप्टर को निकालते गए, बनाते गए। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों जब समस्या हमारे पास आती है तो उसको मैथ से जोड़ के देखते हैं और मैथ का नया चैप्टर बन जाता है। समस्या उसको मैथ से जोड़ के देखना, और मैथ से जोड़ के देखने पर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं और वो हमारा नया चैप्टर दे जाता है। और इस तरीके से आज से तो शुरू हुआ नहीं है, बहुत दिन से शुरू हुआ है। तो इन समस्या को हम लोग सॉल्व करते करते आज बहुत सारे चैप्टर बना लिए हैं, जो कि डायरेक्ट हम आते हैं और सिर्फ सॉल्व करना सीखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हमें जो भी चैप्टर है उसके जड़ में जाना है कि आखिर वो चैप्टर क्यों बनाया गया होगा, वो किस तरह से हमारी समस्या को समाधान करती है, और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके अंदर क्या होगा, एक मैथमेटिक्स के प्रति भी फील आएगी और आप अपने रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को भी सोच पाओगे कि वहाँ किसको कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर मैथ का ये चैप्टर यूज किया जा सकता है, मैथ का वो चैप्टर यूज किया जा सकता है। क्यों? आप रियल लाइफ को जोड़कर इसको देखोगे। पहले हमारी ज़िंदगी की समस्या आई, फिर मैथ का वो चैप्टर आया। पहले समस्या आई, फिर चैप्टर आया। पहले ऐसा नहीं कि चैप्टर आया फिर समस्या आया, ऐसा नहीं। समस्या है, सॉल्व करने के लिए चैप्टर बनाए, समस्या है, सॉल्व करने के लिए चैप्टर बनाए। क्लियर? तो अब आपके मन में होगा कि देखिए दोस्त, पहली बात ये है कि स्केलर और वेक्टर का सर क्यों बनाए हैं हम। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि दोस्तों ये स्केलर और वेक्टर आपको कहाँ कहाँ यूज में पड़ेगा, उसको ज़रा हम आपको समझा देते हैं। एक बार हम आपको ले चलते हैं और समझा देते हैं आपको कि स्केलर और वेक्टर की कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ी, उसको आइए दिखाते हैं आपको। देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज हम कहाँ कहाँ ज़्यादातर कर सकते हैं। अपने सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कहाँ कहाँ पे डायरेक्टली पढ़ने को मिल जाएंगे दोस्तों डायरेक्टली आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं और बता देते हैं कि कहाँ कहाँ, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे काम करते हैं, हर काम करते नहीं रहते, जो ज़रूरी रहता है उसको करते हैं। तो दोस्त देखिए, जो हमें ज़्यादा से ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पढ़ने वाली है। ये तो मैथ का चैप्टर है, अभी हम लोग मैथ का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, ये मैथ का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। अभी बात करेंगे, हम आपको ये लिखा देंगे मैथ का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ हमारा 4 यूनिट में है। तो मैथ में तो रहेगा मैथमेटिक्स 2 का, मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 4 पढ़ना है हमें। इसमें तो आइएगा ही, ये 8 से 10 मार्क्स कैरी करेगा, 8 से 10 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह दोस्तों कि जो आपकी अप्लाइड फिजिक्स 2 है, उसमें कई जगहों पे जरूरत पड़ेगी इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट का। तो आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट जान के रखना पहले से जरूरी है। दूसरी बात, तीसरी, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जरूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। बाय द वे इन सारी चीज़ों को आपको जो स्टार्टिंग वाला सारा चीज़ तो पढ़ना ही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो सारा चीज़ पढ़ना है जो यहाँ पे आपको वेक्टर में पढ़ने के लिए दिया है। और तीसरा दोस्त, अगले सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आपको मोशन वाले चैप्टर में पहले स्केलर एंड वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ भी पढ़ना है। तो जो उस सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से वो वाला चैप्टर कवर होना शुरू हो जाएंगे। जो दूसरा यूनिट है, पहला यूनिट उसका फिजिकल वाला यूनिट है, मेजरमेंट है, तो उस चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन से शुरू करेगा, तो इसको ये सेक्शन भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी ये लेक्चर को देख सकते हैं। बाकी हम लोगों का ये रहा, ये पोर्शन अभी इस सेक्शन में कंप्लीट करना है। बाकी उस ग्रुप के लिए यहाँ से वो लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ग्रुप फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं, यानी ग्रुप ए भी देख सकते हैं, ग्रुप बी भी देख सकते हैं। ये दोनों के लिए लेक्चर है। इसके पीछे रीजन है कि सब जगह आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। और दूसरी बात ये दोस्त, वेक्टर अपने आप में, जो वेक्टर चैप्टर है वो अपने आप में एक बहुत ही वाइड चैप्टर है, क्योंकि 3D वेक्टर भी आती है आगे चल के, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर बन चुका है। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है, इतना पढ़ने के लिए दिया गया है कि ताकि कहीं भी कोई वेक्टर का यूज आए तो हमें उस समय दिक्कत नहीं हो, उतना ही पढ़ने के लिए वो दिया है हमें। तो उसको कवर अप करना है हम लोगों को।
ठीक है। और ये बहुत ही आसान होने वाला है। और कोई भी मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, बट अगर हम मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता है और इस भाव से हम लोग सीखना शुरू करेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता है, इसी भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं स्केलर एंड वेक्टर वाले चैप्टर पे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से स्केलर एंड वेक्टर। आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन भी आती है तो भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। तो आइए अब देखना शुरू करते हैं कि जो स्केलर एंड वेक्टर है, ये इसको थोड़ा सा एक काम कर लो दोस्त, इसको लिख लो, ये यूनिट 4 होगा हम लोग का, किसका, मैथमेटिक्स 2 का। तो मैथमेटिक्स 2 का ये यूनिट 4 हुआ दोस्तों, यूनिट 4 हम लोग कर लेते हैं, कोई नहीं। और इसका कोई भी मतलब जो आपको एक ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों पढ़ सकता है ये, है ना, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों को पढ़ना भी है। ओके, आ जाइए अब शुरू करते हैं। आपका कहना होगा कि सर स्केलर एंड वेक्टर क्यों बनाया गया होगा, क्यों बनाया इस चैप्टर को, क्यों लाया इस चैप्टर को, समझाइए हमको। तो दोस्त चलिए अब कुछ सिखाते समझाते। नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं चलते, हम लोग चलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी क्वांटिटी है उस सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह रखे हैं। ये बात हम लोग सीख रखे हैं वो वीडियोस में। और हम मतलब कह सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बल, जितने भी क्वांटिटी है, त्वरण, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों, सारे को हम लोग क्या कह रखे हैं, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। दोस्त चलिए अब एक काम करते हैं, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं इस चीज़ को। दोस्त मान लीजिए कि आप गए और दुकान पे और दुकानदार को आप बोले 2 केजी चीनी दीजिए। दोस्त ला के दे देगा आराम से 2 केजी चीनी, बहुत बढ़िया, हेल्दी चल रहा है। अब जाके एक लड़का कहता है दुकानदार को कि हो हमको चीनी दीजिए, कितना दीजिए, तो कहेगा 5 केजी पश्चिम की ओर, है ना, 5 केजी पश्चिम की ओर। दुकानदार उसके बाद दुकानदार कहेगा 5 केजी तक तो ठीक था, ये पश्चिम की ओर क्या कह दिया, है ना, बात समझिए। उसके बाद एक लड़का और आएगा, कहेगा 3 केजी चीनी दीजिए उत्तर की ओर। अब दोस्त ये तो मामला रह गया, दुकानदार भी पगलाने लगेगा, है ना। आपको लगेगा कि दुकानदार पगला कह रहा है, तो इसके पीछे रीजन है कि वो अभी तक ले पूरा पश्चिम चीनी के केजी के साथ नहीं सुना हुआ था। अच्छा, अब मान लीजिए केला खरीदने गए और उसको बोले 1 दर्जन केला ऊपर की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर। तो दोस्त आप क्या सीख रहे हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्शन बताने जाते हैं तो वो दुकानदार कहेगा पहले कि भाई हमरो रांची ले चलो और तुम ही रांची चलो, क्योंकि भाई क्या है, रांची दोनों आदमी को जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ पे बिना दिशा का यूज किए हुए ही हमारा काम चल रहा है, तो इसमें आप दिशा का क्यों यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन क्यों बता रहे हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम। सीधा बोलिए ना, 2 केजी चाहिए तो 2 केजी देने के लिए, 5 केजी चाहिए तो 5 केजी देने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी हमारे पास जिसमें हमें सिंपली हम उसको इतना केजी, उतना केजी, उतना केजी, केवल मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड बता के कि 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी बता के हमारा काम हो रहा था। उसमें हमें दिशा की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, डायरेक्शन नहीं चाहिए थी। तो हम लोग कहे भाई ऐसी एक चीज़ तो ऐसी हो गई जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं, तो हो गया। तो दोस्त हम लोग क्या कहें कि ऐसी चीज़ें जिसमें दिशा की ज़रूरत होती ही नहीं है, उन चीज़ों को उससे केवल मैग्नीट्यूड से काम हमारा चल जा रहा है हमारी रियल लाइफ में, तो हम लोग उन सब चीज़ों को कहें कि भाई ये सब चीज़ें जो होंगी उसको कह देते हैं स्केलर। क्या कहेंगे, स्केलर। तो स्केलर बोल दिए, समझ में आ गया क्या। तो दोस्त स्केलर क्या हुआ, हम कहें कि वैसा चीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की कोई बात ही ना हो, ऐसे क्वांटिटी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया,
समझ में याद हो गया। बस दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। क्या बात समझ में आया दोस्तों? तो आइए इन्हीं चीज़ों पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई पहले स्केलर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। आइए बात करते हैं दोस्तों। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज स्केलर। स्केलर क्या होता है? तो आपको समझाया कि वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है। जैसे दोस्तों अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल से, तो ये कार आपको दिख रहा है, इस कार की लंबाई 4.5 मीटर है। हमें ज़रूरत नहीं है इसको किस डायरेक्शन में 4.5 मीटर दिखाने की। कार की लंबाई होती है, तो हम लोग उस लंबाई को केवल दिखा रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कार खड़ा है तो इतनी लंबाई, सिर्फ हमारी कार की लंबाई कितना है 4.5 मीटर। इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग बात करें, देखिए जैसे कि लंबाई हमारा अभी बताया कि फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, तो लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। और देखिए हम इसमें केवल मैग्नीट्यूड 4.5 से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आसानी से। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो क्वांटिटी होगा, जो कार की जो लेंथ होगा, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा दोस्त, नेक्स्ट बात करेंगे अब गोल्ड। जैसे मास ऑफ गोल्ड का एक बार है, बार मतलब होता है टुकड़ा, ये गोल्ड का एक टुकड़ा है ना। ये इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, मान लीजिए सिलेंडर कहते हैं क्यूबिकल शेप में, तो ये उसको हम लोग बार बोलते हैं। तो जैसे ना था पट्टी जैसा हो, आयरन सब का पत्ती रहता है, उसको काट लीजिए तो इतना पट्टी मिल जाता है, उसी तरीके का। तो ये गोल्ड का जो आपका बार है, अब इसकी मास की जरूरत, जब इसकी मास की बात करेंगे दोस्तों हम इसकी मास की, तो हम कहेंगे कि देखिए इसकी मास 1 kg है। तो बताइए 1 kg उत्तर की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम, ईस्टवार्ड, नॉर्थ, साउथ, ये सब करने की ज़रूरत है क्या हमको? 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, 10 kg है, सिंपल बोलेंगे। तो यहाँ भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो हम कहेंगे देखिए ये आपका मास जो हो गया, ये एक क्वांटिटी है फिजिकल, और इसमें आपका ये 1 kg जो है आपका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो दर्शा रहा है वो हमारा एक दर्शा रहा है। एक क्या दर्शा रहा है? इसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। kg हमारा इसका यूनिट है कि किस में मापेंगे। क्या बात समझ में आ गया दोस्तों? ये तो हमको यहाँ भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग देखें दोस्त। आप कहिए सर फिजिक्स से इसको जोड़ के क्यों देख रहे हैं? तो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स का बोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन ये जो होता है ना रीढ़ की हड्डी। अब देखिए रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा ना तो ये सही से चल ही नहीं पाएंगे, हम लोग झुक जाएंगे ऐसे इस तरीके से। तो रीढ़ की हड्डी होता है, तो कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द बोन ऑफ फिजिक्स। तो रीढ़ की हड्डी होता है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूरी फुल रिलेटेड है, मतलब बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स चल ही नहीं सकता है ना। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, सो डैट फिजिक्स के रूप में ही हम एक क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब उसी प्रॉब्लम सबको तो डील करने के लिए हम मैथ को इस चैप्टर से को बनाए हुए हैं, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख लीजिए टाइम है ना। जब टाइम देखिएगा तो आपको 12.76 सेकेंड हो रहा है। देखिए दोस्त, अगर ये टाइम देखिएगा तो इसमें क्या, इसमें आपको बताने की ज़रूरत है कि इसमें दिशा है इधर की ओर? नहीं। कहेंगे 12.76 बताना, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर? नहीं। सिर्फ बता दीजिए कितना हो रहा है, खाली मैग्नीट्यूड बताइए कि 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। अब 4 बज गया उत्तर की ओर, 5 बज गया पश्चिम की ओर। दोस्तों इसका कोई मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस हमारे रियल लाइफ में नहीं थी, इससे हमें कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो हम सोचे कि खाली भाई इन सब चीज़ों को खाली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है, समझ में आया? तो टाइम हमारा क्वांटिटी था और इस तरीके से हम देख लिए। जैसे थर्मामीटर में टेम्परेचर मापते हैं दोस्तों हम लोग, तो इसमें कोई ज़रूरत है कि इसको 98 डिग्री सेल्सियस का बुखार लगा है पूरब की ओर, है ना। अगर 97 उसको 99 डिग्री का बुखार लगा हुआ है, 100 डिग्री का बुखार लगा है 10 डिग्री एंगल पर, है ये कौन तरीका? उसमें ज़रूरत नहीं है। सीधे बोलिए कि कितना है, 100 डिग्री का है। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलिएगा दोस्तों, 100 में फ़ारेनहाइट में रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो सेल्सियस में 37-38 होगा, और वो जो 98, 99, 100 जो करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट में रहता है। चलिए अच्छा आगे चल के भी बात करेंगे, ये सब जब आएगा तो उसमें कि मतलब टेम्परेचर का यूनिट के बारे में, तो उसमें बताएंगे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तत्काल इतना हम समझ गए कि यहाँ भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर उसमें हमको सिंपल 38.8 डिग्री सेल्सियस से काम चल जा रहा था। केवल मैग्नीट्यूड बोलने से हमारा काम चल जा रहा था, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो हमारा टेम्परेचर में भी क्या होगा, केवल टेम्परेचर कैसा होगा, स्केलर होगा, है कि नहीं।
टेम्परेचर भी हमारा कैसा होगा दोस्तों, स्केलर होगा। चलिए सॉरी दोस्तों। तो अब आप आ जाइए इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग अब एबल हो गए हैं इस परिभाषा को लिखने के लिए कि भाई स्केलर देकर डैश देंगे और कहेंगे अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज डैट हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वैसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो आप स्केलर लिख के डैश दे के आप ये बात नोट कर लीजिए कि अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी डैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर लिख के डैश दीजिए और ये बात नोट कीजिए अपने कॉपी में अच्छे तरीके से। यहाँ से स्केलर की परिभाषा शुरू हो गई। अब दोस्तों हम लोग जो क्वांटिटी देखे थे उसका कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लिए हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। दोस्त इसके अलावा एक चीज़ और आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्त, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्त। इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे जिसका जैसे हो गया वर्क डन। ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो ऑब्जेक्टिव में आपके डायरेक्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें लगती है तो वेक्टर टाइप लेकिन होती है स्केलर, जिसके कारण आपको ये एग्जाम्पल भी आया होता। तो इस बात को लिखने के अलावा आप ये बात भी नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में। क्या क्लियर है दोस्तों, ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ओके ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको स्केलर क्लियर हो गया होगा क्यों पढ़ते हैं और स्केलर से हम क्या समझते हैं। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आपका कहना होगा कि सर अब इस तो समझा दिए, अब थोड़ा सा वेक्टर भी समझाइए कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वेक्टर पे। ठीक है, तो वेक्टर पे अगर हम बात करें दोस्तों तो चलिए आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए आप बात करते हैं, हम यहाँ थे, आप आए तो आपको बोले कि चलिए आपका एक भाई था जो भुला गया है। ठीक है, आप कहे सर मेरा भाई भुला गया है। ठीक है, आप हमसे पूछे कि सर मेरा भाई भुला गया है और यहाँ से वो यहाँ से कहाँ गया, यहीं से भुलाया है। तो हम कहें दोस्त देखो अभी तुरंते भुलाया है, कहेगा सर तुरंते भुलाया, तो कहेंगे कि देखो यहाँ से 100 किलोमीटर आप चले जाओ, आपको अपना भाई मिल जाएगा, है ना। तो आप जब यहाँ आए आपको कहेंगे 100 किलोमीटर चले जाए, तो आपको खाली मैग्नीट्यूड बता दिए 100 किलोमीटर, डायरेक्शन तो बताया नहीं कि किधर जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, 100 किलोमीटर इधर जाइएगा, 100 किलोमीटर उधर जाइएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा और टिन करते करते 100 किलोमीटर ना लीजिए दोस्त, 100 किलोमीटर जाने में बहुत देर लग जाएगा, 100 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 100 मीटर। अब 100 मीटर हिलने जाइएगा, 100 मीटर हिलने जाइएगा, 100 मीटर हिलने जाइएगा, 100 मीटर हिलने जाइएगा। नहीं, आप जाते रहिएगा दिन भर, आपकी सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सवेरा हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है दोस्तों। आप 100 मीटर सिर्फ आपको बोल दिया गया, मैग्नीट्यूड दे दिए और आप भाई को ढूंढने निकले हैं जंगल में। यहाँ हमसे मान लीजिए आसपास जंगल है, जंगल में 100 मीटर इधर इधर करते रहे, लेकिन आपको मिलेगा क्या, वो नहीं, आप खोजते रह जाओगे। फिर बहुत दिन के बाद, मतलब अभी से लगभग 50-60 दिन के बाद आप आओगे घूम के, और सर आप तो बोले थे 100 मीटर पे हमारा भाई है और हम 100 मीटर पे जा के थक गए, कहीं तो दिख ही नहीं रहा है। फिर उसको हम बताएंगे दोस्त कि 100 मीटर ईस्ट की ओर था, पूरब की ओर था, तुम किधर गया था। कि सर आप मिस्टेक नहीं, ब्लंडर कर दिया। मिस्टेक मतलब समझ रहे हैं सर, आप बहुत बड़का गलती कर दी कि खाली आप 100 मीटर बनाए। तो आप भी तो गलती की ना, आपने हमें पूछा नहीं कि 100 मीटर सर किधर की ओर जाना है ना। तो आप समझ में आ रहा है कि 100 मीटर, तब हम क्या करेंगे, अभी सर बोले 100 मीटर ईस्ट की ओर, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से पहला कदम मेरी शुरुआत होगी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर करते करते हम पहुँचेंगे कहाँ, 100 मीटर पे पहुँचेंगे यहाँ, और यहीं पे वो एग्जैक्ट हमें खड़ा मिलेगा और ईस्ट की डायरेक्शन में हम पहुँचेंगे वहाँ पे, और हमें वहीं पे खड़ा मिलेगा। लगाओ पीछे से कान में एक झापड़, पगला कहीं कहीं भुला जाता है ना, कहाँ कहाँ घूमने लगता, परेशान कर दिया, है ना।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आपको यहाँ महसूस हुआ होगा कि सर जब तक हमको 100 मीटर बता दिए और 100 मीटर के साथ जब तक आप हमको डायरेक्शन नहीं दे रहे थे, दिशा नहीं बता रहे थे, हमारी ज़िंदगी बहुत एक डिफ़िकल्टी से गुजरी और बहुत दिक्कत हुआ इस बात को समझने में कि हमको कहाँ जाना है। नहीं समझे? तो वहाँ आप एक चीज़ महसूस किए होइएगा कि खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, उसके साथ साथ हमको दिशा भी पता होना चाहिए। ये अलग बात है कि ईस्ट की ओर ना बोल के वो बोल सकता था इतना एंगल पे है ना, ये इतना डिग्री एंगल पे ईस्ट वार्ड में है 100 मीटर पे, तो आपको ये एंगल भी आपका ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? डायरेक्शन, क्योंकि इतना एंगल पे गया हुआ है। आगे चल के देखेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपको ऐसे ही बता सकता था ऐसे। लेकिन आपको एक चीज़ महसूस हो गया होगा दोस्तों, क्या कि हमको कुछ ऐसे क्वांटिटी को अब देखना चाहिए था जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा था, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताना, दिशा डायरेक्शन भी बताना जरूरी महसूस हो रहा था। तो हम लोग समझे कि अच्छा अब एक ऐसे बल से को ढूंढ लेते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ऐसे क्वांटिटी को बोले वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोले? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी चाहिए, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोले वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आइए जैसे इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हमको समझाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा वेक्टर के बारे में, व्हाट इज़ वेक्टर, यहाँ से शुरू करते हैं अब हम लोग। अब देखिए ध्यान से, ये कैलिफोर्निया है और यहाँ कैरोलिना है। अब देखिए ध्यान से, कैलिफोर्निया और कैरोलिना की जो हम अब दोनों की जो हम पोजीशन के बारे में बात करें कि कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हम ये कहते हैं पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया नॉर्थ कैरोलिना से, नॉर्थ कैरोलिना यहाँ अवेलेबल है, इससे 300 किलोमीटर। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड इन वेस्ट, किस डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में दोस्तों। तो हम ये कहेंगे कि इसमें हमको इसका पोजीशन बताने के लिए हमको कितना दूरी है वो तो बताना ज़रूरी ही है, साथ ही साथ किस दिशा में है वो बताना ज़रूरी है। इसकी जो पोजीशन है हमको नॉर्थ कैरोलिना से इसकी पोजीशन बताने के लिए खाली कितना है, तो हम यहाँ से देखिए 3600 किलोमीटर हमको बोला जाए तो हम इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। हमको वेस्ट की तरफ जाना है तो वो बताना पड़ेगा। 3600 किलोमीटर वेस्ट की ओर है कैलिफोर्निया का, नॉर्थ कैरोलिना से, तो वो आपको बताना पड़ेगा, तो मेंशन करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में। क्या समझे दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं दोस्तों इसी में, जो कि आपको और बहुत क्लियरिफाई करेगा। जैसे यूएसए और चाइना के बीच बात करेंगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी है। तो दोस्त देखिए ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए अमेरिका से जो आपका जो दूरी है चाइना का, वो 11,600 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर। तो खाली इससे काम नहीं चलने वाला था, इन ईस्ट किस डायरेक्शन में है वो भी बताना जरूरी है। यूएसए से चाइना किधर है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये इस तरीके से 11,600 किलोमीटर इन ईस्ट, ये इस तरीके से आप किसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको ये फील आ गया होगा कि हमको अपने रियल लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे थे जहाँ पे मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हिसाब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल रहा है। वहाँ डायरेक्शन का यूज करते तो हम लोग को रांची भेज दिया जाएगा, है ना, पागल घोषित कर दिया जाएगा। तो हम समझे कि भाई उस समय मैग्नीट्यूड का यूज, केवल मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ मैग्नीट्यूड यूज करने के साथ साथ अगर डायरेक्शन हम यूज नहीं करते तो हमारा काम नहीं होने वाला था, हम खुद पगला जाने वाले थे घूम घूम के, है कि नहीं। तो ऐसी इन चीज़ों से निपटने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी बनाए जिसका नाम दिए वेक्टर क्वांटिटी। और अब आइए बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, बताइए क्या बोलेंगे? दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्त आप वेक्टर क्वांटिटी लिख के दे दीजिएगा और नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे वेक्टर में
जो बात हम लोग समझे उसी बात को नोट करेंगे, आप अपना हेडिंग लगाइएगा। अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। दोनों चीज आपको दिख रहे थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोस्तों इसमें एक चीज और आपको ऐड करवाएंगे, इट आल्सो फॉलोज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक चीज, इट आल्सो फॉलो, त्रिभुज सदिश नियम का पालन करता है। इट आल्सो फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। ओके दोस्तों, ये बात भी इसके साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर होने के वजह, उसके पीछे की वजह जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, जिसको ना पालन करने के कारण हम लोग, उसमें भी डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड भी आती है करंट में, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो ना करने के कारण दोस्तों हम लोग उसको स्केलर में डाल के रखे हुए हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता होगा। अब आपके मन में एक दर्द आ गया कि सर ये ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से क्या समझते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे हम उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आखिर होता क्या है और ये क्या करके देता है। क्या बात क्लियर है? तो दोस्तों अभी इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, इसको हम लोग आगे करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो दोस्तों अभी इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसा किसी की पोजीशन हो गई वो बताना है, ठीक है। पोजीशन मतलब स्थिति कहाँ है, उत्तर की ओर इतना किलोमीटर उत्तर की ओर, इतना किलोमीटर पश्चिम की ओर, पूरब की ओर। अभी जो देख रहे थे अमेरिका चाइना का पोजीशन, ये सब चीज़ें जो देख लेते, कैलिफोर्निया नॉर्थ कैरोलिना से जो आप स्थिति देखे थे वो चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन, मोमेंटम, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, फोर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर, अब दोस्त ऐसा नहीं है कि आपको हम जितना लिखा दिए यही इतना ही वेक्टर है, वेक्टर की बहुत ही बड़ी संख्या है दोस्तों, लेकिन स्केलर की भी संख्या बहुत बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स जहाँ पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत आते जाएगा जो चैप्टर में, उस चैप्टर में आपको बताते चलेंगे कि देखो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। और इस तरीके से हम लोग बहुत बढ़िया से जब अच्छी से हमारी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएंगी तो हम सभी क्वांटिटी को बहुत अच्छे से पहचानते रहेंगे कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। लेकिन इनिशियली शुरुआत के लिए आपको कुछ वेक्टर्स की और कुछ स्केलर की नामें याद होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अब ये बात आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप पूरे तरीके से, अभी तक सारा बात आपको याद हो जानी चाहिए थी आपको, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से देखते चल रहे हैं तो आपको बात सब एकदम समझ में एकदम आ रही होंगी, अपेक्षा करते हैं, और आपको याद भी होती चल रही होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट लेवल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो हमारा स्केलर का, तो देखो स्केलर का जो भी काम होता है हम करना बचपन से जानते रहते हैं। अब मान लो स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज़ें हम बहुत ही बचपन में आराम से 2 + 2 2 - 3 3 × 2 ये सब करना, जो मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, ये सब बचपन से बहुत अच्छे तरीके से हम जानते रहते हैं। अच्छा, हम नहीं क्या जानते रहते हैं, तो हम जो नहीं जानते रहते वो वेक्टर के बारे में होता है। तो दोस्त जैसे स्केलर एक क्वान्टिटी है, तो किसी भी क्वान्टिटी का दो क्वान्टिटी का जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा, भाग होगा, क्वान्टिटी का रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। दोस्तों उसी तरीके से हमारे जो वेक्टर होगा वो अब एक नया क्वांटिटी बन गया है। अब इस क्वांटिटी को हम कैसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें होंगी। तो हमारा जो मेन हेडिंग है स्केलर पर नहीं था, स्केलर तो हम लोग चूंकि स्केलर वेक्टर के बारे में समझना, तो स्केलर तो हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं, जोड़ घटाव सबका करते आए, तो उसमें हमें दर्द तंग को नहीं होता है। जब स्केलर देता है तो आराम से जोड़ घटाव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बचपन से करते आए हैं, 2 3 सब 5 सबको जोड़ घटाव गुना सब करते आए हैं, तो हमको कोई दिक्कत वहाँ नहीं होता है। दिक्कत होता है वेक्टर में। तो दोस्त वेक्टर में जब दिक्कत हम लोगों को होती है तो किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वेक्टर हमारा स्केलर अलग है, वेक्टर अलग है। तो वेक्टर स्केलर तो करते आए हैं, तो वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको दर्शाना कहते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि वेक्टर है कि स्केलर है। तो उसके लिए उसका एक स्पेशल पहचान बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि उसको कैसे दर्शाते हैं। तो आइए अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर को अगर हम ग्राफिकली मतलब चित्र से अगर दिखाए तो वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, कि वेक्टर जो है आपको उसको हम एरो लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एरो लाइन से। ये वेक्टर को किससे दिखाते हैं? एरो लाइन से। जैसे आप यहाँ से देख पाए हो, डब्बा रहिएगा कि ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, ये लाइन एरो वाला, ये आपका ये वेक्टर, ये वाला ये वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप पहले देख लो कि अब एरो लाइन से दिखाते हैं वेक्टर, किससे दिखाते हैं, ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब होता है ग्राफ के माध्यम से हम ये आपको इस तरीके से दिखाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये इसका देखिए एरो लाइन से दिखाते हैं तो इसका दो एंड हो जाएगा, एगो तीर वाला एंड, एगो एक पिछवाड़ा वाला एंड, है कि नहीं। इसका एक अगवाड़ा एक पिछवाड़ा। दोस्तों आगे वाला जो एरो वाला हेड जो टॉप होता है दोस्तों, ये एरो वाला जो होता है उसको दोस्त हम लोग नाम देते हैं हेड। क्या नाम देते हैं, हेड। और दोस्त इसका जो पीछे वाला जो ये होता है इसको हम नाम देते हैं टेल। ठीक है दोस्त, इसको नाम देते हैं टेल। बात समझना रही। और दोस्त ये जो लंबाई रहता है यहाँ से यहाँ तक, वो हम लोग जो मैग्नीट्यूड करते हैं उसी मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ जो है, ग्राफ में ये लंबाई तो उसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोस्त है मैग्नीट्यूड। बात समझना रही। अच्छा अब दोस्त अब हमारी जो इसके बाद ध्यान से देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये हमारा जो इसकी इंक्लाइनेशन है, ये जो फोर्स जो यानी जो वेक्टर है वो किधर की ओर एक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हमारा इसकी जो इंक्लाइनेशन होती है वो हमें डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंट करता है कि आखिर ये लग किधर की ओर लगा, इधर की ओर लग रहा है कि इधर की ओर लग रहा है कि इधर की ओर लग रहा है कि इधर की ओर लग रहा है, किधर की ओर लग रहा है, मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने आता है। जैसे अगर आप सबको थोड़ी बहुत अगर आइडिया हो ही दोस्त, तो आप लोगों को पता है दोस्त क्या कि हम डायरेक्शन को अगर पूरी जो हमारी डायरेक्शन है उसको हम लोग 4 पोर्शन में अगर डिवाइड करें तो हमारे इधर की ओर होता है ईस्ट, इधर की ओर होता है ग्रीन, ये कर लेंगे दोस्त, इधर की ओर होता है वेस्ट, इधर की ओर होता है नॉर्थ और इधर की ओर होता है साउथ। हम लोग ऐसे के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसे यही काम किए। तो दोस्त इस तरीके से आप देखोगे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये डायरेक्शन होता है। अब इससे इधर की ओर ही फोर्स लग रहा होगा तो कहेंगे पूरब की ओर लग रहा है। इतना एंगल पर लग रहा है तो हम डायरेक्शन से दिखाएंगे, इतना एंगल पर लग रहा है तो हम डायरेक्शन से एंगल से दिखाएंगे कि किधर की ओर लग रहा है। बात समझ आ रही दोस्तों। तो इस तरीके से जब आपसे इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और भी समझ आएगा। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही है, तो आगे चल के जब इस पर चर्चा करेंगे तो और बढ़िया से आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगा। जब इस सब पे क्वेश्चन देंगे, इतना डिग्री नॉर्थ वार्ड, ईस्ट वार्ड, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरह से करके आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन अभी तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो आइए रिप्रेजेंटेशन पे ही चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ पे एक ये वेक्टर हो गया, इस तरीके से एरो लाइन से दिखाते हैं। वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, एरो लाइन से दिखाते हैं। और जो वेक्टर की जो ये जो लंबाई होती है, जो एरो लाइन की जो लंबाई होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखाता है ना। ये जो एरो होता है वो वेक्टर की हेड को दिखाता है, और जो ये बेस वाला पार्ट होता है उस पिछवाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं वो टेल वाले पार्ट को दिखाता है। ठीक है दोस्त, ये जो इनका इंक्लाइनेशन जो होता है वो कितना, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाता है कि कितना इंक्लाइन पे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए। इसमें आगे चल के आगे और भी चीज़ें होती है जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सपोर्ट कहलाता है, और सपोर्ट में इसके बाद एगो सेंस देखेंगे, है ना, एगो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा हम लोग को अभी ध्यान में रखना है वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हेड, टेल। कौन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हेड एंड टेल, ये मेन मुद्दा हमको ध्यान रखना है। कि किसी वेक्टर तो आपको कोई वेक्टर बना देंगे तो आप बता पाओगे कि ये लंबाई जो होगा हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, आराम से समझा पाएंगे हम लोग दोस्त। और इसकी जो एंड पॉइंट एक ए और या बी, ये जो लंबाई होगा उस लंबाई की अगर देखो एरो हेड होगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर इतना ही लंबाई है तो इस लंबाई की एंड पॉइंट अगर हम मान लें कि बी है तो दोस्तों ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ए से, देखिए एरो किधर की ओर है, एरो किधर की ओर है, ए से बी की ओर। तो जहाँ से माने ए से बी की ओर, तो ए और बी लिखेंगे और उसके ऊपर एरो हेड से दिखाएंगे। जब एक इंड और दो इंड डिफाइंड रहेगा तो इसको लिखेंगे ए बी वैक्टर। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, सिम्बॉलिकली अगर हम बात करें, ये तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, और सिम्बॉल से दिखाए तो हम कहेंगे ये एक ए बी वैक्टर है। ठीक है, क्या कहेंगे, ए बी लिख देंगे एंड पॉइंट दोनों का, और उसके ऊपर एक एरो हेड लिख देंगे। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोस्तों। कभी कभी हम लोग एक सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल लेटर से बात करेंगे तो ऐसे इस तरीके से ये ई वेक्टर हो गया, इसको ए वेक्टर बोल दिए, और एक कैपिटल लेटर लिख के इसके ऊपर एरो हेड दे देंगे। बी वेक्टर लिख लिए और इसके ऊपर कैपिटल बी लिख के एरो हेड दे देंगे। और इस तरीके से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये वाला बात नोट करने के बाद, इससे पीछे वाला बात नोट करने के बाद
ये नोट करने का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एक तरीका, ये नोट करने के बाद आप अपने कॉपी में ये वाला दोस्तों यहाँ पे आप हेडिंग में आने के बाद ये लिख लीजिएगा, और दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर विद एन एरो अबव इट, है ना। सिंगल कैपिटल लेटर के साथ ऊपर में A B C, है ना, जनरली P, इस तरीके से आप कैपिटल लेटर के साथ एरो हेड से भी आप दिखा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो B वेक्टर, C वेक्टर, P वेक्टर, है ना। दोस्त इसके अलावा भी एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, वो तो था ही, उसके अलावा भी एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि हम सिंबल कुछ यूज करते हैं, जैसा कि फोर्स के लिए F, एक्सीलरेशन के लिए, त्वरण के लिए A, त्वरण के लिए ये, वेलोसिटी के लिए V। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, जब इसको आप पहले नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए दोस्तों हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका रहेगा ना जो सिंबल, उसके सिंबल को ऊपर एरो हेड से दे देंगे। जैसा कि आप इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सम क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ क्वांटिटी ऐसे है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं देयर रिस्पेक्टिव सिंबल, उसका जो सिंबल यूज करते हैं उसी सिंबल से विथ एन एरो डायग्राम अबव इट, उसके ऊपर एरो देखे। जैसे आपको पता है कि जो हमारा आर वेक्टर होता है, रेडियस पोजीशन वेक्टर, कोई पोजीशन वेक्टर होगा तो उसको पोजीशन के लिए हम लोग आर यूज करेंगे, तो वो इस तरह से आर दे के, स्मॉल आर दे के उसके ऊपर एरो वेक्टर दे देंगे। वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं वी होता है, तो वेलोसिटी के ऊपर एरो वेक्टर दे देंगे तो इस समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा दोस्त फोर्स हमको पता है कि फोर्स के ऊपर हम क्या देंगे, एफ ऊपर वेक्टर दे देंगे, क्योंकि हम फोर्स के लिए एफ सिंबल यूज करते हैं। एक्सीलरेशन के लिए हम ए सिंबल यूज करते हैं तो उसके ऊपर दे देंगे, तो हमारा ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तो रिप्रेजेंट करने में हम ध्यान रखेंगे कि ऊपर एरो दिया रहेगा तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, वो एरो यही बताता है कि दोस्त ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। एक्सीलरेशन लिखा है, इसके ऊपर एरो दिया हुआ, हम समझ जाएंगे कुछ नहीं, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसके ऊपर अगर एरो दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि चूंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर एरो दिया है। फोर्स के ऊपर अगर एरो दिख लेंगे तो समझ जाएंगे कि चूंकि वेक्टर है इसके लिए इसको एरो दिया हुआ है। अगर ये एरो खाली हटा दिया जाए, खाली ऐसे लिख दिया जाए फोर्स को, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। अभी तक फोर्स स्केलर था, मतलब स्केलर उसकी वैल्यू थी, मतलब खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, किसको, मैग्नीट्यूड को, कि फोर्स 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन किधर की ओर है, जब आएगा ईस्टवार्ड वेस्टवार्ड किधर की ओर लग रहा है तो उसको ऐसे एरो की तरफ एरो से दिखाएंगे। बस समझ में आया दोस्तों। तो कुल मिला के यही समझे हम लोग कि एरो हेड देखने से कुछ नहीं, हम समझ जाएंगे, इसकी एक पहचान बन गई कि इसके ऊपर एरो हेड है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते रहेगा। क्या बात समझ में आया। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज हम करते हैं। तो दोस्त आज की क्लास में यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करने वाले दोस्तों वो हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं उनको समझेंगे। फिर दोस्त वेक्टर के प्रकार समझने के बाद जब पूरे प्रकार पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे कि वेक्टर का क्या क्या हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे एक नंबर है, जैसे वेक्टर एक क्वांटिटी है, तो आप 2 kg 3 kg सब क्वांटिटी था ना, तो इसको जोड़ देते थे आराम से। लेकिन वेक्टर का जोड़ने का अपना तरीका होगा, घटाने का अपना तरीका होगा, गुना करने का अपना तरीका होगा। तो उन सारी चीज़ों को सीखेंगे तो 2-3 ही सेक्शन हमारे का बच जाएगा। एक टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर ऑपरेशन ऑन वेक्टर। ऑपरेशन मतलब उस पर जोड़ घटाव कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे आप सब बीजगणित पढ़े हुए हैं तो बीजगणित का जोड़ घटाव करने का अपना नियम है, नंबर हम लोग पढ़े उसका अपना नियम है। तो उसी तरीके से जो वेक्टर होता है ना दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी, उसका जोड़ घटाव गुना सब करने का अपना रूल रेगुलेशन है, और उन्हीं को सीखने लगते हैं, और वही चीज़ें हमारी पढ़ाई कहलाती है आगे की। दोस्तों एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं, आपको अगर हमारी इस वीडियोस अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी YouTube पे वीडियोस आपको मिलेंगी। लेकिन दोस्त अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीक़े से सब चीज़ कवर करें तो उसके लिए मेरी ऑनलाइन कोर्स भी मेरे ऐप पे भी अवेलेबल है, जो ऐप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और तरीके की दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 88251616
1664 पे। दोस्तों इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8825161664 पे। और आपको और भी इसके रिगार्डिंग जैसे वीडियोस आपको पूरी सीरीज अच्छे से चाहिए, पूरी वीडियो अच्छे से चाहिए, प्रॉपर टेस्ट नोट्स उसके साथ टोटली आपको अगर अच्छा से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन आप मेरी ऐप डाउनलोड करें लिंक से, वहाँ से आपको कुछ पे करना पड़ेगा। और आप कुछ पे, क्योंकि देखिए हो अगर आपकी 5-5 पेपर है, ऐसे 2 पेपर 1 पेपर रहती है, तो आपको देखिए यूट्यूब पे हम पूरी कंप्लीटली 1-2 पेपर तो डाल देंगे, लेकिन जो टीचर लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो पूरी कंप्लीट फ्री करना पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ सपोर्ट करें, तो जिसके कारण हम लोग क्या किए हैं कि एक ऐप भी बनाई हुई, एक ऐप भी है जहाँ पे आपकी डाउट क्लियर सारी चीज़ आपको कर दी जाएगी, है ना। और वो ऐप आपको ऐप के लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। और वहाँ पे जाके अगर आप कुछ पे कर लेते हैं तो आप बहुत इससे ज़्यादा यूट्यूब पे जितनी होगी इसकी डाउट डिस्कशन के लिए बहुत ही कम टाइम आपको हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है और ऑनलाइन भी रहती है, तो बहुत कम टाइम बच पाता है। तो चूंकि जो बच्चे पेड है, कुछ बच्चे जो पे किए हुए हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस होना बनता है। आप लोग भी जानते हो कि इंसानियत के निशान आदमी के हैसियत से कि कोई बच्चे अगर हमें कुछ पे किए हुए हैं तो उसकी प्रति जिम्मेवारी मेरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वाभाविक सी बात है। जो अनपेड है तो थोड़ी सी ये रहता है, तो आप वहाँ पे डाउट क्लासेस भी आपके अपना क्लियर कर सकते हैं। और वो आपका पेमेंट नहीं, वो आपकी सपोर्ट रहेंगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा पे नहीं लिया जा रहा है ना। तो आप जाके उस वीडियो में देखिए, और आपको अगर अच्छी लगती है देन आप उसको परचेज करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस तो आएंगी, है ना। 1-2 पेपर तो आपकी पूरी कंप्लीट वीडियो आएंगी, नो डाउट, है ना। बाकी पेपर में भी कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन सर लोग आते हैं, जो टीचर लोग आते हैं, उनको भी कुछ पे करना रहता है दोस्त। तो हम अपनी वीडियो जो हमारे जिम्मे है वो तो हम आपको करवा दें, इन सर लोग का कुछ वीडियोज़ होंगी वो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनको लगता नहीं कि सर हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आता है, देन आप जा सकते हैं परचेज करने के लिए, कि आपको किसी प्रकार से ठगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ठगाना ही रहता तो 1-2 वीडियो जैसे और आपको जगह पे देखे 1-2 वीडियो डाल दिया जाता है फिर छोड़ दिया। देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अदर किसी भी चैनल्स की अपेक्षा आप ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।